तो ज़रा सोचें कि एक शहर जो पाकिस्तान की 65% इकॉनमी को चलाता है, जहाँ पे 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, और कभी इसी शहर को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, अब उसी शहर में हर रोज़ 14,800 टन कचरा पैदा होता है। अगर आप ये सोचें कि ये सिर्फ एक गंदा मंजर है तो आप गलत हैं। ये एक खामोश तबाही है जो कराची की खूबसूरती को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है। बीमारियां हों, समंदर की बर्बादी हो या जहरीली हवाएं और ब्रोकन गवर्नेंस, सब एक कचरे के ढेर से शुरू होता है। आज हम इसी इशू को डीप में समझने की कोशिश करेंगे और वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पे नज़र डालते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने एक सेमिनार में बताया कि कराची हर रोज़ 14,800 से ज़्यादा म्यूनिसिपल वेस्ट पैदा करता है। ये फिगर इतनी ख़तरनाक क्यों है, ये इतनी कंसर्निंग क्यों है? क्योंकि ये मुंबई, दिल्ली और ढाका से भी ज़्यादा है। कराची जो कि अकलौता शहर है पूरी साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा कचरा फेंकता है। अकेले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए तो हर रोज़ 3,000 टन से ज़्यादा कचरा बनाता है। पाकिस्तान भर में 49.6 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट हर साल पैदा होता है और उसका सिर्फ 29% ट्रीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 71% कचरा खुलेआम फेंका जाता है, नालियों में, सड़कों पे, रोडों पे, गलियों में, समंदर में, जहाँ जिसका दिल करता है वो कचरा फेंक के आज़ाद हो जाता है। कराची पाकिस्तान की टोटल रिसाइकेबल प्लास्टिक वेस्ट का 25% बनाता है। और एक और फैक्ट, कराची में रोज़ सिर्फ 6 टन कचरा फॉर्मली रिसाइकिल होता है, जबकि पोटेंशियल है 6,844 टन रिसाइकिल करना। ये गैप इतना बड़ा है कि ये 6 से 6,844 का फ़र्क बना देता है। यही इस क्राइसिस की असल कहानी है। अब नज़र डालते हैं कि इस क्राइसिस की वजह क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम हर रोज़ बढ़ता क्यों है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन का बढ़ना है। कराची में हर महीने हज़ारों लोग आते हैं रूरल एरिया से, दूसरे शहरों से। ये लोग कच्ची आबादियों में जाके बस जाते हैं और अनप्लान्ड सेटलमेंट्स का शिकार हो जाते हैं। अर्बन रिसोर्सेज सेंटर के मुताबिक अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इस बहरान की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ये होता है कि लोग तो बढ़ जाते हैं, शहर बड़ा हो जाता है, लेकिन जो कैपेसिटी है मैनेजमेंट की वो हमेशा वहीं की वहीं रहती है। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे मशीनरी और मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। 1994 में जब KMC ने सैनिटेशन वर्कर्स की रेगुलर रिक्रूटमेंट बंद कर दी, इसके बाद से परमानेंट सैनिटेशन वर्कर्स की तादाद 10% से कम हो गई है। जो वर्कर्स हैं वो चाइनीज़ कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं जो SSWMB ने हायर किए हैं। इन सब कंपनीज़ के पास मिला के सिर्फ 8,000 सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो कि 2.5 से 3 करोड़ और कुछ अंदाज़ों के मुताबिक तो 4 करोड़ तक पॉपुलेशन को 8,000 वर्कर्स जो हैं वो मैनेज करते हैं। व्हीकल्स छोटी हैं, मशीन्स पुरानी हैं, और जो कचरा कलेक्ट भी होता है वो ट्रांसफ़र सैनिटेशन स्टेशन से सीधा ओवरलोड डंप साइट्स पे चला जाता है, यानी उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होती। हालांकि पूरी दुनिया में कचरे को ट्रीट करके उससे रिसोर्सेज क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कचरा सिर्फ तबाही का मंजर देता है और उससे हमें कोई भी रिसोर्सेज जनरेट करने की तौफीक ही नहीं होती। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक वेस्ट का इनकलाब। कराची के कचरे का 42% हिस्सा ऑर्गेनिक है, यानी घरों का खाना, सब्जियां, फल। अगर ये अलग किया जाए तो इससे कंपोस्ट बना सकते हैं या बायोगैस। लेकिन यहाँ पे एक ही शॉपर में, एक ही बास्केट में सारा कचरा फेंक दिया जाता है, जिसके बाद वो कचरा आपके लिए डेंजरस गैसेस पैदा करता है, जो आपके माहौल को, आपकी जान को, आपके अंदर बीमारियां क्रिएट करता है। और उसके बाद आता है मेडिकल वेस्ट, एक छुपी हुई तकलीफ़। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने बार बार कहा है कि कराची में हॉस्पिटल वेस्ट का गैर कानूनी आग लगा के जलाना रात के वक्त होता है। ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसमें टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती हैं जो हवा को बिल्कुल जहरीला बना देती हैं। ना कोई डेडिकेटेड इंसिनेटर होता है, ना कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल, तो ना कोई इन्फोर्समेंट होती है। और नतीजा ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके माहौल को गंदा किया जाता है। सांस लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है।
उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन का बूम। कराची में रियल एस्टेट बूम ने भी वेस्ट क्राइसिस में बहुत इजाफा किया है। कंस्ट्रक्शन डेब्रीज हों, ईंटें हों, सीमेंट हो, लोहा हो, ये ओपनली डंप किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में 20 से 30% ज़्यादा ज़राई ज़मीनों को इंडस्ट्रियल और हाउसिंग स्कीम्स के लिए इस्तेमाल कर दिया गया। एक ज़राई ज़मीन को, एग्रीकल्चर लैंड को आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए इस्तेमाल कर दिया, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि वहाँ पे माहौल की, एनवायरनमेंट की हालत और कंडीशन होगी क्या। उसके बाद ये आता है कि गवर्नेंस, इख्तियार किसके पास है, कौन है जो कंट्रोल करता है। और यहाँ आता है इस सारी बात का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल हिस्सा। कराची का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसे ब्यूरोक्रेटिक जंगल में है जिसमें कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता और हर कोई दूसरे को ब्लेम करता है। इख्तियार का एक ऐसा खंदक बना दिया है जहाँ पे KMC मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जाम चक्रों और गोविंद पास डंपिंग साइट्स मैनेज करता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची साउथ ईस्ट और मलीर का कचरा उठाता है। DMC सेंट्रल वेस्ट और कोरंगी के लिए जिम्मेदार है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स अपने अपने इलाकों में खुद काम करते हैं। मतलब एक शहर, एक मसला, लेकिन 5 अलग अलग इदारे, सब एक दूसरे से अलग काम करते हैं। तो कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो तैयार ही नहीं होता। एक दूसरे को ब्लेम करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को और चौथा पांचवे को, यानी जिम्मेदारी से सारे बरी जिम्मा हो जाते हैं। उसके बाद एंट्री होती है चाइनीज़ कंपनीज़ की। 2016 में सिंध गवर्नमेंट ने कचरा उठाने के लिए 3 चाइनीज़ कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। KMC के मुताबिक ये उनके इख्तियारात को और कमज़ोर करता है। ये कंपनीज़ काफ़ी काम भी करती हैं, लेकिन ओपेक कॉन्ट्रैक्ट्स, लिमिटेड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और कोई रिसाइकलिंग मैंडेट ही नहीं है। उसके बाद समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात कैसे पहुंची। SSWMB की परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही कि सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट वाटर कमीशन, जो जस्टिस आमिर हनी मुस्लिम की ज़ेर सदारत था, उसने उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया। इसके बावजूद कोई बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव हमें नज़र नहीं आता। कचरे का निज़ाम आज भी उतना ही पीछे है जितना कोई 10 साल पहले था। जहाँ बहुत सारी बुरी बातें हैं, वहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि सिंध गवर्नमेंट ने 2024 और 25 की बजट में 58% ज़्यादा फंड्स अलोकेट किए थे लास्ट बजट के हिसाब से। अगर इसी दौरान हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के बजट 2025 और 26 ने, तो उन्होंने कोई फंड्स ही अलोकेट नहीं किए। तो ये आपको बताता है कि यहाँ पे कितना बड़ा डिसकनेक्ट है बिटवीन प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर उसके बाद हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, ये कचरा कराची के सड़कों, गलियों, रोडों और नालों से गुज़रता हुआ अरबियन सी में जाके गिरता है। ये 2 दरिया लियारी और मलीर जो कभी कराची की पानी की ज़रूरत को पूरा करते थे, अब सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए सीवेज बन चुके हैं। इल्लीगल हाउसिंग स्कीम्स उनके किनारों पे बना दी गई हैं। SSWMB के एक ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि ये नहर समंदर में सारा कचरा और सवेर पानी डाल देता है। WWF पाकिस्तान के टेक्निकल एडवाइज़र मोहम्मद मौज़म खान ने बताया कि गुलबाई और गिजरी क्रीक, जहां से कराची का सारा कचरा समंदर में दाखिल होता है, ये इलाके एजोइक जोन्स हैं। ये एक एजोइक जोन्स बन चुके हैं। इसका मतलब क्या है? वहाँ अब कोई मरीन लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो स्पेसीज कभी वहाँ रही थी, लैंप, शेल और अरेबियन पफ फिश, वो अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं। इमेजिन करें कि एक वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल ना करने से आपकी पूरी वाइल्ड लाइफ जो है ख़त्म हो रही है। एक साइंटिफिक स्टडी में कराची के समंदर के पानी में लीड, PB, कैडमियम, CD, निकेल, Na और मर्क्यूरी, Hg की मिकदार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा है और ये मेटल्स मछली के ज़रिए इंसानी जिस्म में पहुंचते हैं। स्टडीज़ के मुताबिक कंटेनमेंट सी फूड से एनीमिया हो सकता है, किडनीज फेल हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज होने तक का भी खतरा होता है। लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ एक वेस्ट मैनेजमेंट है, ये एक गंदगी है, ये एक कचरा है जिसको हम नहीं संभालते। ये सिर्फ मछली मारने वालों का मसला नहीं, ये कराची के लाखों लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, उनके एग्जिस्टेंस का मसला है।
और सी फूड खाने वालों के लिए ये एक जहरीलापन है। मैनग्रोव्स, ये दरख्तों का वो जंगल समंदर के किनारे होता है, पूरी कोस्टल इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है, और ये भी पोल्यूशन की ज़िद में है। सेंड स्पिट बीच पे 3000 से ज़्यादा ग्रीन टर्टल्स अंडे देने आते थे। अब प्लास्टिक, गिलास और लेथर का कचरा उनका नेस्टिंग साइकिल बर्बाद कर दे। यानी वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स जो आपके खूबसूरती को और ज़्यादा एम्पावर और पॉलिश कर सकते थे, आपने उन सारों को तबाह कर दिया है। यूएन हैबिटेट की 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची अफ्रीका और साउथ एशिया के टॉप 3 मरीन लिटर हॉटस्पॉट्स में शामिल होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपके लिए एक ग्लोबल ह्यूमिलिएशन का सामना है। इस सारे सिस्टम में एक ग्रुप है जिसकी बात हम शायद कभी नहीं करते। कराची के 40,000 से ज़्यादा इनफॉर्मल स्कैवेंजर्स जो अकेले रोज़ 5 से 1,000 टन कचरा उठाते हैं। कौन हैं ये लोग? मिनी ट्रक्स, रिक्शास, बाइसाइकिल्स और पैडल। ये लोग घरों से, नालियों के किनारों से और डंप साइट से कचरा सॉर्ट करते हैं। इनके साथ काफ़ी अफ़गान रिफ्यूजीज़, बच्चे और नौजवान मिलके इस कचरे को सेटल करते हैं। वो प्लास्टिक, मेटल, कार्डबोर्ड, कपड़ा, वायर सब सॉर्ट करके इस रिसाइकलिंग मार्केट में ले जाते हैं। कराची के शेर शाह और बल्दिया टाउन एरियाज़ में 500 से ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज हैं जो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती हैं। इमेजिन करें कि जो रेगुलेटेड भी नहीं है वो इंडिपेंडेंटली जाके काम करती हैं, और जो रेगुलेटेड हैं जिनके पास सारे फंड्स, बजट्स, पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, हर तरह की सहूलत है, लेकिन वो कोई काम नहीं करते। लेकिन असल मसला ये भी है कि ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, कोई लीगल कवर नहीं होता, और ना ही उनके पास कोई प्रोटेक्टिव गेयर्स होते हैं या प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। जहरीली गैसेस का ख़तरा उनको हमेशा होता है, उनके हाथों को, उनके जिस्म को। टीयर फंड, एक यूके एनजीओ और SSWMB मिलकर सिर्फ 36 टन रोज़ रिसाइकिल करते हैं, और कुछ ट्रांसफ़र स्टेशन पे। लेकिन 40,000 इनफॉर्मल वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन और 6,844 टन का पोटेंशियल गवर्नमेंट की प्लानिंग में नज़र ही नहीं आता, वो तो गायब है। अगर आप कराची में रहते हैं, ये आपका कोई प्यारा कराची में रहता है, तो इस वीडियो का ये हिस्सा आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। ओपन डंप्स में मच्छर और मक्खियाँ पैदा होते हैं जो मलेरिया, डेंगू और हेपाटाइटिस की बीमारियाँ आपके अंदर क्रिएट करते हैं। जलन, धुआं, जो लोगों के घरों से बाहर कचरा जलाते हैं, कचरे को आग लगाते हैं, उससे आपके अंदर, आपके माहौल में टॉक्सिक पार्टिकल्स पैदा होते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट की, रात की जलन की बात की जाए तो उससे डाइऑक्सिन्स और फ्यूरान्स पैदा होते हैं जो कैंसर और नर्वस सिस्टम से लिंक्ड हैं। चिल्ड्रन, बच्चे जो इन डंप साइट्स के करीब रहते हैं, उनके ब्लड में लीड की मिकदार डेंजरस लेवल्स पर बढ़ जाती है। लीड पॉइजनिंग बच्चों में IQ कम करता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पैदा करता है और ब्रेन डेवलपमेंट को स्लो कर देता है।